जय हिंद दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बहुत ही मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जीके जीएस के संभावित पूरे पेपर को। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट 30 सितंबर शुरू हो गया है और आपको इस वीडियो में जो है 500 से अधिक प्रश्नों को बताया जाएगा। अब आपके लिए क्या है, महासंग्राम जो है शुरू हो गया है। दोस्तों, सारे प्रश्न जो है यहीं से आएंगे, आपको इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार होने वाला है कि सारे प्रश्न जो है एक ही वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और आप लोग का टारगेट जो है जीके जीएस में 25 क्वेश्चन करने का सही रहने वाला है। तो वही साथियों, वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखते सभी प्रश्नों के हम महत्वपूर्ण पॉइंट को भी। ठीक है, तो वही देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है विस्थापन का। ठीक है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर प्रति सेकंड, एम्पियर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका ए, मीटर जो है विस्थापन होता है या लंबाई जो है इसका मात्रक होता है। ठीक है, और देखिए देखते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट। दोस्तों, आपको जितना पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट से आएगा या आपको जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी जो है बनने वाले प्रश्न, आपको एक बार भी प्रश्न इससे नहीं मिलने वाला। और आप लोग क्या वीडियो को लाइक नहीं करते तो आप लोग वीडियो को जो है अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो दोस्तों हमारी क्लास है लगातार आपको 30 दिन मिलने वाली है 6:30 पे। ठीक है, आपको क्लास जो है मिलेगी, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए और इसका देखिए और तैयारी को और मजबूत कर लीजिए क्योंकि जो जीके जीएस होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आप लोग पता हो इसमें जो आपको जीके जीएस और इंग्लिश से ही मेरिट बनती है, ये कट ऑफ बनता है। फिर इसमें फैक्ट हमारा है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है एम्पियर, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं एम्पियर को। ठीक है, अगर इस तरह बात करें त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का मात्रक होता है एसआई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान देख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसका होता है, टू नहीं थोड़ा सा ऊपर होगा स्क्वायर। ठीक है, अगर चाल की बात करें तो चाल का जो सही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है। आप लोग इन दोनों में फर्क देख लीजिए, चाल पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड और त्वरण पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पदार्थ की मात्रा का सही मात्रक तो मोल होता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो इसका रेडियन होता है। और देखिए आपका एक और होता है वो आपका है घन कोण, तो इसका जो आपका होता है स्टेरेडियन होता है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय सह राज्य में शामिल किया गया? 73वां, 36वां, 46वां, 74वां। तो देखिए इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को भारतीय राज्य में शामिल किया गया है। ठीक है, सह राज्य में। फिर आइए बात करते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जो है 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो जो आपका है नगर निगम से संबंधित है 74वां। इसी तरह बात करें 46वें संविधान संशोधन के, तो ये आपका जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो आपका है ये जो है पंचायती राज को जोड़ा गया है, यानी इस संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज को ऐड किया गया है। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सभी प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यही प्रश्न आपको आने वाले हैं, हूबहू यही मिलेगा पूरा पेपर में। फिर है बोनालू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बोनालू आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आप लोग देखें तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, बोनालू जो है आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। फिर आइए बात करते हैं इसमें भी हम देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश का बिछुआ भी जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, कुम्मी हो गया, गोबी हो गया, डांड्रिया। ठीक है, डांड्रिया, कोलाट्टम, कोलाट्टम जिसे भी जो है आपके आंध्र प्रदेश के ही लोक नृत्य। तो आप लोग इनको भी कॉपी में लिख लीजिए, अगर वो पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता इनको भी जो है लिख लीजिए, आपको इससे पूछेगा, इससे बार आपको जो है एक भी नहीं पूछेगा। फिर दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये है। ठीक है, क्या कर आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है बेरूत
किस देश की राजधानी है? बेरूत जो है किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश, लेबनान, भूटान, भारत। तो बेरूत जो है लेबनान, ठीक है, लेबनान की ये राजधानी है। तो ये बात करते हैं इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए अगर बात करें बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी ढाका होती है और इसकी जो मुद्रा वहाँ चलती है वो टाका चलती है, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि भूटान की मुद्रा क्या है, ठीक है। देखिए भारत की मुद्रा जो है वो मुद्रा नहीं, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है और इसकी मुद्रा जो है वो रुपया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स बताना है कि भूटान की मुद्रा क्या होती है, ठीक है। यह आपके लिए होमवर्क है। फिर आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है? राज्यों के राज्यपाल से अनुच्छेद 155, 156, 153 या 157। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो आपका अनुच्छेद 153 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। फिर आइए देखते हैं इसमें भी हम महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट वही है, अनुच्छेद 155 की बात करें तो जो आपके राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है। और 156 की बात करें अनुच्छेद की तो जो है राज्यपाल की पद अवधि के बारे में बताता है। और आप जो 157 अनुच्छेद है ये राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ हैं, ठीक है। अर्हताएँ जो है अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए, ठीक है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं सभी जो है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सभी प्रश्नों को जो है एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा इस वीडियो में, और सभी आपको जो क्लास होने वाले उन्हें भी आपको जो है बताया जाएगा। तो आप लोग क्लास को सभी मिस ना करें, ठीक है। फिर अगला है गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं? देख लो तो क्या है, थोड़ा घुमा दिया प्रस्तावक हैं। भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथकली, शास्त्रीय। तो इसका भी सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी आपका उड़ीसी हो जाएगा, ठीक है। और बात करें उड़ीसी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है आपका उड़ीसी। कहाँ का? उड़ीसा का। फिर देखते हैं इसमें भी हम उड़ीसा या उड़ीसी कुछ महत्वपूर्ण कलाकार को या प्रस्तावक को। देखिए आपके जो केलुचरण महापात्र यही उड़ीसी के हैं। माधवी मुदगल ये भी जो है उड़ीसी की हैं। और देखिए आपके हैं हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मान सिंह, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्र, पात्र नहीं पात्र, ठीक है। ये सभी जो है उड़ीसी के ही कलाकार हैं या नर्तक हैं, ठीक है। तो फिर क्या ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है? कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। तो देखिए दोस्तों सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। देखते हैं सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन नंबर 4 है राहुल द्रविड़, ठीक है। राहुल द्रविड़ जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कुछ खिलाड़ियों की हम आत्मकथा पुस्तक के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें युवराज सिंह की पुस्तक का क्या नाम है, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है हो जाएगा। और देखिए सौरभ गांगुली पुस्तक क्या नाम है, तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। इसी तरह बात करें हम सचिन तेंदुलकर की पुस्तक के बारे में, लेकिन पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। दोस्तों जो है बहुत बार पूछा जाता है, इस बार पूछ सकता है, ठीक है। और दोस्तों बात करें हम सचिन तेंदुलकर के बारे में, जिनका जो निक नेम है वो आपका मास्टर ब्लास्टर हो जाता है इनका निक नेम। और इनके नाम जो है अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 सेंचुरी बनाने वाले पहले दुनिया के बल्लेबाज बने हैं, ठीक है। 100 सेंचुरी जो है आज तक किसी भी बल्लेबाज नहीं बनाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तीनों जितने भी फॉर्मेट होते हैं उनको मिला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक साथियों। तो जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इनको दोस्तों आपको जो है इनको तेंदुलकर जी को क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। क्या? क्रिकेट का भगवान भी इनको ही कहा जाता है। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, वो देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, दादोबा पांडुरंगा, राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, आरजी भंडाकर। ठीक है, तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, राधाकांत देव।
ठीक है। राधाकांत देव जो है धर्म सभा के संस्थापक हो जाएंगे। फिर साथियों आए देखते हैं इसमें भी हम महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट को, ठीक है। देखते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका है, देखते क्या क्या पॉइंट है। तो कह रहे हैं पाक पूछ सकता है आपसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की है। कब की है, तो 1828 में की है, ठीक है, तो यही पूछ सकता है। इस तरह बात करें आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, उसकी स्थापना जो है 1875 में हुई है। किसने की है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, ठीक है। और देखिए क्या है, ठीक है, ये आपको हो गया। और देखते हैं, तो देखिए दोस्तों, फिर अगर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना जो है 1897 में हुई है। किसने किया है, तो स्वामी विवेकानंद ने किया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना जो है 1873 में हुई है। किसने किया है, तो ज्योतिबा फूले ने की है। इसी तरह है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, जिसकी स्थापना जो है 1866 में हुई है। किसने किया है, तो दादा भाई नौरोजी ने जो इसकी स्थापना की है। फिर आइए देखते हैं इसमें और फैक्ट आपका है नहीं दोस्तों। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा त्योहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। दिवाली, जन्माष्टमी, होली, नवरात्रि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो आपका नवरात्रि हो जाएगा, ठीक है। साथियों इस तरह अगर बात करें होली के बारे में, तो होली जो आपका है ये रंगों का पर्व होता है। इसी तरह जन्माष्टमी के बारे में बात किया जाएगा, तो जन्माष्टमी जो है कृष्ण भगवान के जन्म से संबंधित है। दिवाली जो है रामचंद्र भगवान के यानी 14 वर्ष वनवास पूरा करके आते हैं, इसलिए जो है अयोध्या वासियों के लिए जश्न मनाने के लिए दिवाली मनाते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए दोस्तों, आपसे जो इस समय से में ये बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है। जितने भी एग्जाम हुए आपके, चाहे आपका CSSL का एग्जाम हो, CPU का एग्जाम हो, या सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ, जितने भी एग्जाम तक हुए हैं उनमें जो है कभी न कभी एक पहला ये प्रश्न पूछा ही गया है। किस प्रकार से पूछा है, आपको घुमा घुमा के पूछा हुआ है। पूछ सकता है महाशिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछेगा। तो देखिए महाशिवरात्रि जो है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, क्या, महाशिवरात्रि। होली की बात करें तो होली जो आपके फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। दीपावली की बात करें तो जो आपके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। रामनवमी की बात करें तो रामनवमी जो आपके है चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिवस है। और देखिए दोस्तों, जो गणेश चतुर्थी है ये आने ही वाली है, ठीक है। तो जो आपकी गणेश चतुर्थी भाद्रपद के शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। तो जो अब गणेश चतुर्थी जो है ये आने वाली है। आपकी नवरात्रि भी जो है इसके बाद नवरात्रि, पहले आपका गणेश चतुर्थी आएगा, फिर जो है नवरात्रि आएगी। तो आपको ये क्वेश्चन जो आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसी दृष्टिकोण से। फिर है भारत की प्रमुख अनाज की फसल है गेहूं, चावल, मक्का, जूट। तो सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चावल, ठीक है। चावल यानी राइस, ठीक है। राइस जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं कि सभी जो गेहूं, चावल, मक्का, जूट है उत्तर प्रदेश में कहाँ किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं जो आपका है यूपी में उगाया सबसे ज़्यादा या पैदावार होता है या उत्पादक होता है, ठीक है, तो पूछ सकता है। चावल जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। मक्का जो है कर्नाटक में, और जूट आपका जो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आप लोग इनको जो है याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, और एक नेक्स्ट पूछेगा ही, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं हम अगला। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये है, कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है। 65, 74, 81, 62। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 74.04% जो है सही जवाब है। उसमें देखिए लगभग में दिया है, 74% जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं दोस्तों क्या हम अगला प्रश्न और देखते हैं, इसमें भी महत्वपूर्ण हम एक्स्ट्रा फैक्ट इसी का है, ठीक है। अगला प्रश्न नहीं, इसी एक महत्वपूर्ण फैक्ट। तो देखिए अगर बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य, तो केरल की जो सबसे ज़्यादा हो जाएगी 94%। इस तरह अगर मिजोरम जो है क्या न्यूनतम में आता है आपका है, नहीं, मिजोरम में जो है दूसरे स्थान पे है, अधिक पे है, ठीक है। इसकी कितनी है, इसकी जो है 91.3% जो है। अगर अब बात करें हम न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य के बारे में,
तो बिहार जो है आपका आता है पहले स्थान पे 61.8%। दोस्तों आप लोग क्या कम से कम 2 स्टेट पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ सकता है कि इनमें से या निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, अगर आपको ऑप्शन बिहार में तो आप लोग क्या करेंगे, इसलिए आपको जो है कम से कम 2 पोजीशन याद रखना होगा। तो अरुणाचल प्रदेश जो है 65.4% जो है हो जाएगा। फिर देखिए ये आपको हो गया। आज पूछ सकता है क्या कि केरल शासित प्रदेश के बारे में, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केरल शासित प्रदेश यानी यूनाइटेड टेरिटरी तो है 91.8% के साथ लक्षद्वीप है। फिर न्यूनतम की बात करें तो 76.2 के साथ जो है दादरा एवं नगर हवेली हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं हम इसमें, देखते हैं और फैक्ट आपका नहीं तो इतना ही फैक्ट है। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, भारत संविधान के अनुसार कितनी आयु तक के बच्चों को मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? 6 से 14 वर्ष, 21 वर्ष, 32 वर्ष या आपका 26 वर्ष, ठीक है। उसका सही जवाब जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों पूछ सकता है किस अनुच्छेद में, तो आप लोग बताते हैं अनुच्छेद 21, 32, 26 अनुच्छेद के बारे में आपको जो है बताते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात करें अगर अनुच्छेद 21 के बारे में, तो जो आपका है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 में है। इस तरह अनुच्छेद 32 के बारे में बात करें तो जो आपका सार्वजनिक उपचारों का अधिकार जो है उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में है, यानी आप किसी भी धर्म के जो है आप लोग बिना डरे वगैरह जो है किसी भी धर्म के प्रचार वगैरह कर सकते हैं, या फिर जो है अनुच्छेद 26 में इसके बारे में जो है बात की गई है, ठीक है। तो फिर क्या ये बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पंडित निखिल ज्योति घोष का संबंध किस वादक से है? पंडित निखिल ज्योति घोष का संबंध किस वादक से है? तबला, संतूर, सारंगी, बांसुरी। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए आपका तबला हो जाएगा, ठीक है। तबला जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें आपके पास आज से 20 तारीख से कुल जो है 40 दिन बच रहे हैं CMTS के पेपर को, ठीक। कितने कुल जो आपके लिए 40 दिन। दोस्तों पहले आप लोग जो है 30 दिन हमारे साथ CMTS की कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए, आपको GK GS हो या आपका स्टैटिक GK हो, और उसके बाद आपको जो है लास्ट में 10 दिन हम आपको लास्ट के 10 दिन जो है मैराथन क्लास चला देंगे, ठीक है। उसमें जब आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि आपको पता होगा अगर नहीं आपको बता देते हैं कि CMTS में आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, और आपके जो मैथ्स हो गए ये आपके लिए क्वालिफाई होते हैं। आपको इसमें जो है आपको जो मेरिट बनेगी इसमें आपको जो है इन नंबरों को या इन प्रश्नों से जरूरी नहीं है। अगर आप लोग OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को 20-20 यानी रीजनिंग मैथ आपको दोस्तों जो कुल 40 प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप लोग इनमें कुल जो है 14 प्रश्न आप लोग सही कर लेंगे, आपको जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और इसका आपको जो है फिर आपका सेकंड पेपर होगा जो आपको मिले कुल 45 मिनट, आपको क्वेश्चन रहेंगे 50, ठीक है। 25 जो प्रश्न आपको है वो GK GS का मिलेगा, ठीक है, GS मान लेते हैं GK GS, और आपके 25 प्रश्न जो है इंग्लिश को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा आप लोग जो है इंग्लिश में 25 में कम से कम 25 सही कर लें, और आप लोग दोस्तों अगर GK GS हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है, तो आप कम से कम जो है 20 प्रश्न आपको इस बार हम मिलवाएंगे GK GS में यहीं से, ठीक है। कम से कम 20 प्रश्न मिल जाएगा आप लोग को, कुल अगर 45 प्रश्न सही हो गया दोनों को मिला के, ठीक है, तो आपको जो इस बार वर्दी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। कम से कम आपको 40 सही हो, अगर 45 तक हो गया आंसर की जब आएगी आप लोग मिला लीजिए, आप लोग वर्दी इस बार तय है, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा बहुत फिजिकल आपको होगा। उसके बाद आपको दोस्तों जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग में जो है आपको हफ्ते में 5 दिन, ठीक है, यानी आपको मंडे से आपको सैटरडे छुट्टी रहती है, फ्राइडे ड्यूटी करना है, 8 घंटे की होगी ड्यूटी आपकी, ठीक है। तो आपको जो वैकेंसी दोस्तों बहुत ही खतरनाक अच्छी है, और जो इस बार वैकेंसी है वो आपको वो CGL यानी इनकम टैक्स के लिए ही भेजा जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं इसमें फैक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए फैक्ट जो आपका है
तबला की अगर बात करें और वादकों के बारे में, तो अल्लाह रखा खान दोस्तों आप कहीं मत भूलना। और दोस्तों अल्लाह रखा खान के जो पुत्र हैं वो जाकिर हुसैन है, ठीक है। और जाकिर हुसैन को जो है सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया। आपसे पूछता है कि ऐसे कौन से वादक हैं जिनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो कौन आपके हैं? जाकिर हुसैन जी हो जाएंगे। और एक उससे पूछता है सस्सी कि ऐसे कौन से बाप और बेटे हैं जिनका संबंध जो है तबला से है, या वो संबंध किससे है, ठीक है। आप पूछ सकते हैं से कैसे कौन से बाप बेटे हैं जिनका संबंध जो आपका तबला से पूछ सकता है, या ऐसे कौन से बाप बेटे हैं जिनका संबंध मतलब किस वाद्य से है, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है किसी प्रकार घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। वो आपको बता दें किशन महाराज का जो एक नाम और है समता प्रसाद है, आपके गुदाई महाराज और हो गए एक दूसरे व्यक्ति, ठीक है, नहीं समता महाराज, ठीक है। देखिए थोड़ा इसमें क्या है, किशन महाराज अलग व्यक्ति हैं, समता प्रसाद या गुदाई महाराज जो है एक व्यक्ति हैं, इनका दो नाम है, ठीक है, समता प्रसाद या गुदाई महाराज। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है, कह रहे हैं बाबरनामा निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी, तो सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की, ठीक दोस्तों। तुर्की जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या है ऐसे दोस्तों हम अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप लोग ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाएंगे तो आप लोग को जो है हम सभी प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही और कराएंगे। हमने आपको इतना करा दिया है, देखते हैं आप लोग कितना प्यार सपोर्ट हमें करते हैं। फिर आपका है 1946 में कौन सी घटना घटी है, बंगाल विभाजन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, अलीपुर षड्यंत्र, दांडी मार्च। जिसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है कि थारू जनजाति किस देश में निवास करती है, तमिलनाडु, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही जवाब थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में निवास करती है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है उत्तराखंड इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा राज्य, ठीक है। हरियाणा जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, किसकी फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी, ठीक है। और इनके जो कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं, जय हिंद हो गया, ठीक है, जय हिंद किसका नारा है वो भी आपका सुभाष चंद्र बोस का ही है। दिल्ली चलो का नारा भी जो इन्होंने दिया था, ठीक है, दिल्ली चलो का जो नारा है वो भी इन्होंने दिया था। और इनका एक और नारा जो है बहुत फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी जो आपका है ये सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला है 10 कुमार चरित, ठीक है, 10 कुमार चरित या 10 राजकुमारों की कहानियाँ की रचना किसके द्वारा की गई थी, कालिदास, दंडी, मेघस्थनीज, नागार्जुन। तो इसकी जो वो है जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो दांडी द्वारा जो है ये लिखी गई है, ऑप्शन नंबर आपका बी, दांडी विल बी राइट आंसर। फिर जाती हूँ आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित एक प्रदर्शन कला है। तो महाराष्ट्र जो प्रदर्शन कला है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 लावड़ी हो जाएगा, ठीक है। लावड़ी जो है महाराष्ट्र की है। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है पुलिस और लोक व्यवस्था, पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की खाली स्थान अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं, 12वीं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 7वीं, ठीक है, जो आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत
आते हैं। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यह बताना है इन सभी जो है किसमें जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सिरका, बैटरी, टूथपेस्ट, मक्खन। तो देखिए इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 बैटरी। ठीक है, बैटरी जो है होता है। और अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, इसका देखिए सूत्र जो आपका होता है H2SO4। इसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, इसको क्या है हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है। ठीक है, देखिए कौन तैरती है। ग्रेनाइट, लावा, कांच, स्लेट, झावा। तो सही जवाब जो है झावा हो जाएगा, झानवा। झानवा जो सही जवाब हो जाएगा, या प्यूमिस। ठीक है, प्यूमिस भी जो है आपको झावा, प्यूमिस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों आज हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं लखनऊ संधि पर खालिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे। लखनऊ संधि पर जो है कब हस्ताक्षर किए गए थे ये बताना है। 1922, 1916, 1930, 1920। तो लखनऊ संधि जो है 1916 पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न ये है, कह रहा है भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन शहर था। फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन शहर थी ये बताना है। तो सही जवाब जो है पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी जो है फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्या वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, एनीमोमीटर, अमीटर। इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैरोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी राइट आंसर। तो आज दोस्त देखते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट को। ठीक है, फैक्ट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और क्वेश्चन तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, अगर बात करें लैक्टोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का जो यूज है दूध की शुद्धता को मापने के लिए जो है यूज किया जाता है। ठीक है, किसके है दूध की शुद्धता यानी क्वालिटी को मापने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। इसी तरह एनीमोमीटर की बात करें, इसका जो यूज है वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का यूज जो है विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, आप लोग क्या है बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और हमारे चैनल पहली बात आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो वीडियो करते स्टार्ट और हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है मेरे प्यारे रसगुल्लों, अगला प्रश्न है निम्न में किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ये बताना मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, 7वां संशोधन, पहला संशोधन, 12वां संशोधन, 14वां संशोधन। तो साथियों प्यारे रसगुल्लों इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम संशोधन द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। फिर प्यारे रसगुल्लों आज देखते हैं इसमें भी हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आपका है, अगर बात करें 7वां संशोधन के बारे में, ये संशोधन जो है कह रहे हैं इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, यानी पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया है, तो आपको जो है 7वां हो जाएगा। फिर है 12वां संशोधन, तो इसमें क्या कह रहा है पुर्तगाली आधिपत्य। ठीक है, पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा हो गया, दमन द्वीप को भारत का अंग बना दिया गया। ठीक है, 12वें संविधान संशोधन द्वारा। इस तरह बात करें 14वें संशोधन द्वारा, इसमें क्या हुआ है फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुडुचेरी को भारत का अंग बना दिया गया। इसे जो आप
प्यारे रसगुल्लों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग इनको जो है जरूर याद रखिए। अगर आप लोगों को नोट्स चाहते हैं तो नोट्स आप लोग बना लीजिए सही प्रश्न को लिख के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। सारे प्रश्न रसगुल्लों मेरे प्यारे यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है, रासलीला नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश, और देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो प्यारे रसगुल्लो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं इससे का भी उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण और लोक नृत्य को, ठीक है। तो देखिए, नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। झूला उत्तर प्रदेश। कजरी उत्तर प्रदेश। मयूर उत्तर प्रदेश। धोबिया उत्तर प्रदेश। चारकूला उत्तर प्रदेश। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है मुंबई, दिसपुर, पटना, कोलकाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कोलकाता, ठीक दोस्तों। इसमें जो कोलकाता बहुत ही ट्रेंडिंग पे है, वहाँ एक महिला के साथ बहुत ही दुष्कर्म व्यवहार किया गया है, ठीक है साथियों। तो इसलिए जो है वो इसमें कोलकाता जो बहुत ही हाईलाइट है, बहुत ही चर्चित में है। तो आप लोग से कोलकाता के बारे में पेपर आपसे कुछ न कुछ जरूर पूछने को मिल सकता है, चाहे आपसे पूछ सकता है राजधानी हो गया, या पशु पक्षी के बारे में, या आपसे मुख्यमंत्री पूछ सकता है, या राज्यपाल। दोस्तों जो है इस समय बहुत ही ये भारत के सम्मान की ये मतलब लड़ाई है, ये देखते हैं इसमें कि अब सरकार जो एक्शन लेती है, कुछ जो है सरकार ने एक्शन नहीं लिया है, ठीक है। तो सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ने के बाद जो है सुरक्षित नहीं महसूस करती है अपने आप को, ठीक है। वो एक डॉक्टर महिला थी दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही देखा होगा न्यूज पे। देखते हैं, आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक पे, देखते हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी आपकी मुंबई हो जाएगी। अगर इस तरह बात करें असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर हो जाएगी। और बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार जो राजधानी वो पटना हो जाएगी। तो जो कुछ इसमें हमें महत्वपूर्ण फैक्ट लगे आप लोग हमने बता दिया है प्यारे रसगुल्लों। फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है? आइए देखते हैं, इसमें भी ऑप्शन बताते हैं सही उत्तर क्या है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 64, बी है अनुच्छेद 63, सी है अनुच्छेद 67, और डी आपका है अनुच्छेद 66। तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं इसमें भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, अगर बात करें हम अनुच्छेद 64 के बारे में, तो अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति का राज्य का, यानी उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना जो है अनुच्छेद 64 के अंतर्गत आता है। इसी तरह अगर बात करें आर्टिकल 63 के बारे में या अनुच्छेद 63 के बारे में, तो जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। इसी तरह बात करें अगर अनुच्छेद 67 के बारे में, तो उपराष्ट्रपति के पद अवधि, ठीक है, यानी इसका जो समय कार्यकाल कितना होता है, कितना होता है, तो 5 साल तक होता है। आप लोग पॉइंट बताना है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने समय के लिए होता है। फिर आइए क्या बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। दोस्तों अब बात है आप लोग इसका, अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बात करें पीडीएफ के लिए दोस्तों, आपको पीडीएफ मिले कहाँ आपको, तो हमारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। किसका? टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को लिंक मिला है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी शाम तक जो है इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा सही आंसर के साथ, प्लस यही पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। आप लोग उसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, आप लोग इस क्लास को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और फिर आप लोग बताएंगे सर ये आपने जो पढ़ाया है मजा आ गया, और सारे क्वेश्चन जो है यहीं से बनने वाले हैं। दोस्तों आप लोग के पास जो है समय है वो बहुत ही अब कम बचा हुआ है। आपका जो पेपर है आप बता दें 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 30 सितंबर तक पेपर स्टार्ट हो रहा है। आपके पास अभी भी लगभग 40 दिन बचे हैं, ठीक है। तो हमारी रणनीति ये होने वाली है मात्र अंतिम 40 दिनों के लिए जीके जीएस में स्पेशली
आपको हम 230 दिन जो है लगातार आपको करा देते हैं क्या, कंप्लीट रिवीजन प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा। ठीक है, चाहे आपको इतिहास हो, भूगोल हो ना, या अर्थव्यवस्था हो, या राज्य व्यवस्था, या कोई श्री जी के हो, खेल है, नृत्य है, आपको सब कुछ पढ़ा देंगे मात्र 30 दिनों में। उसके बाद दोस्तों हमारे जो अगला 10 दिन बचेगा उसके लिए हम आपको कराएंगे मैराथन क्लास। उसमें भी जो है सही टॉपिक को कवर करा देंगे, उसमें भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छांटेंगे, कुछ इनमें से आपको मिला के और कुछ जो आपको अलग से कराएंगे। कुछ जो मैराथन क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो फिर देखिए अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं या प्रस्ताविका भी आप बोल सकता है। ठीक है, यहीं पर अब जो है संबंध पूछ रहा है भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथकली, शास्त्रीय। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, और बात करें भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम हो जाएगा। फिर क्या है देखते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें दोस्तों भरतनाट्यम के बारे में, तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपसे बहुत पूछता है, इसका संबंध जो है भरतनाट्यम से भी है, कुचिपुड़ी से आप लोग को हर बार बता रहे हैं। फिर है सोनल मानसिंह का भी संबंध है, उड़ीसी से है और भरतनाट्यम से। इस तरह आपकी रुक्मणी देवी, अरुण डेल हो गई। ठीक है, ये भी जो है भरतनाट्यम से ही संबंधित कलाकार हैं। और देखिए आपके लिए है लीला सैमसन। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लीला सैमसन, वैजयंती माला, कोमल वर्धन, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम। इसे जो कल करा दोस्तों आप जो है इससे ही पूछा है, आपको भरतनाट्यम से आपको इससे एक बार नहीं पूछ सकता है। ठीक है, आपको यही जो भरतनाट्यम से पूछेगा हमने आपको बता दिया है। फिर आइए बात करते हैं प्यारे रसगुल्लों अगले प्रश्न के बारे में। तो देखिए अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, क्या अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर को। इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। फिर आज देखते हैं इसमें भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आपको क्या है कि 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अगर बात करें हम 8 अक्टूबर के बारे में, तो 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 10 अक्टूबर के बारे में, 10 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर की बात करें तो 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, देखते हैं किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए भूटान, फ्रांस, इंडोनेशिया। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भूटान का। ठीक है दोस्तों, और अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 जो समापन हो चुका है, तो उसमें जो आपके इंडिया के ही मतलब ये भूटान नहीं, भारत के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने, ठीक है, जो तीरंदाजी में मेडल जीता हुआ है, इसमें लक्ष्य सेन ने तीरंदाजी में जो है मेडल को जीता हुआ है। यह प्ले बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर दोस्तों आप लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप सभी दोस्तों को हमने पेरिस ओलंपिक 2024 संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर दोस्तों आइए देखते हैं कि हम इसमें का फैक्ट। अगर बात करें फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो फुटबॉल हो जाएगा। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है। इंडोनेशिया क्या है, बैडमिंटन है। ठीक है, अगर फुटबॉल की बात करें दोस्तों, इसमें जो है आपके एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है हमारी भारतीय हॉकी टीम, फुटबॉल नहीं, ठीक है, हॉकी टीम उसको मतलब, ठीक है। और फिर अगर बैडमिंटन में बात करें जिसमें आपको जो है 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं बैडमिंटन में। ठीक है, तो फिर आइए बढ़ते हैं प्यारे रसगुल्लों अगले प्रश्न पर, तो देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है। आनंद मोहन बोस, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा,
आनंद मोहन बोस ने जो है इसकी स्थापना की है। फिर साथियों आज देखते हैं इसमें भी एक्स्ट्रा हम लोग फैक्ट, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को बताया ही जाएगा सभी प्रश्नों का। रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात करें तो इन्होंने जो है विश्व भारती की स्थापना की है। कब की है? तो 1912 में की है, ठीक है। विश्व भारती की स्थापना किसने की है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। कब की है? 1912 ईस्वी में। फिर आगे देखते हैं और फैक्ट। देखिएगा इस तरह बात करें मदन मोहन मालवीय के बारे में, इन्होंने जो है हिंदू महासभा की स्थापना की है। कब की है? तो 1915 में की है। इस तरह बात करें दादा भाई नौरोजी के बारे में, इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कब की? तो 1866 में की। तो सब लोग जो है सन भी थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सन भी पूछ सकता है डायरेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किन दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यूएसए एवं कनाडा। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। भारत और चीन की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों देखते इसमें भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए बात करते हैं अगर भारत एवं पाकिस्तान की सीमा के बारे में, तो रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है सही जवाब हो जाएगा। इस तरह बात करें उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बारे में, तो 38वीं समांतर रेखाएं, ठीक है, 38वीं समांतर रेखाएं जो सही जवाब होगा समानांतर, ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा। अगर बात करें यूएसए एवं कनाडा के बारे में, तो 49वीं समानांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं प्यारे रसगुल्लो अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न ये है, कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1926? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर साथियों आज देखते हैं इसमें भी हम महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट को, ठीक है। तो देखिए साथियों हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया, ठीक है। अब हो गया पहला। अगर बात करें दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में, देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया। अब देखिए इस तरह हम बात करते हैं तीसरे भी गोलमेज सम्मेलन के बारे में। देखिए करें तीसरा गोलमेज, ठीक है, ये मैच नहीं, गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ है एवं इस सम्मेलन का कांग्रेस ने जो है बहिष्कार किया था, ठीक है। दोस्तों आपके लिए जो है ये वाला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है आपके लिए काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण है। देखिए ये वाला आज पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों सम्मेलन में उपस्थित रहे। तो आपसे क्वेश्चन किस पर पूछेगा? आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन से भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे? तो कौन आपके थे? भीमराव अंबेडकर जी। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला है पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आइए देखते हैं किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो देखिए है तबला, संतूर, सारंगी, बांसुरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंगी से संबंधित है आपके पंडित राम, ठीक है। आइए देखते हैं फिर हम इसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है शकूर खान सारंगी, पंडित राम नारायण सारंगी। देखिए आप यहाँ पास भी लिखा है, आपसे क्वेश्चन भी इन्हीं को पूछा है। रमेश मिश्रा सारंगी, सुल्तान खान सारंगी, उस्ताद बुंदू खान सारंगी, सभी जो सारंगी के महत्वपूर्ण वादक हैं। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? ठीक है, के आर नारायणन,
आर वेंकट रमण, नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के मतलब सर्वाधिक आयु वाले राष्ट्रपति हैं। तो हो सकता है सबसे कम आयु में राष्ट्रपति कौन बना है, तो फिर उसको जो है कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को बताना है। ठीक है, सबसे कम आयु में कौन बने हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो KR नारायणन को जो है प्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें आर वेंकट रमण को, ये जो है निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। अगर वीवी गिरी की बात करें तो ये जो है द्वितीय चक्र मतगणना या प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। आ सकता है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो जो है वीवी गिरी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो साथियों देखिए, अगला प्रश्न है कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948, 1949, 1950 या 1953? तो कुटीर उद्योग की जो स्थापना है ऑप्शन नंबर ए 1948 में की गई थी प्यारे रसगुल्लो। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, देखिए अगर बात करें 1949 में किसकी स्थापना हुई है, तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की जो स्थापना 1949 में हुई है। अगर बात करें 1950 में किसकी स्थापना हुई है, तो 1950 में जो है अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना हुई है। अगर इस तरह बात करें 1953 में जो है अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना हुई है। देखिए दोस्तों, हम क्या आप सभी क्वेश्चन के जो है पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप चिन्ह जरूर करिएगा। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है ISO 9000 का संबंध है। ठीक है, ISO 9000 का संबंध है गुणवत्ता प्रावधान, पर्यावरण प्रावधान, ऊर्जा प्रावधान, खाद्य सुरक्षा प्रावधान। देखिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणवत्ता प्रावधान से इसका संबंध है। फिर साथियों आइए देखते हैं नीचे हम इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं साथियों। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि पर्यावरण प्रावधान के बारे में, ठीक है, तो पर्यावरण प्रावधान जो है ISO 14000 में है। ऊर्जा प्रावधान की बात करें तो ये जो आपका ISO 5001 में है। अगर बात करें खाद्य सुरक्षा प्रावधान के बारे में तो जो आपका 22000 में है। दोस्तों आप लोग चिप वगैरह के मतलब खाते होंगे, उसमें जो आपके पन्नी उसमें ISO वगैरह लिखा रहता है। ठीक है, आपको खुद थोड़ा सा ध्यान से देख लेना होगा। आपको हो सकता है कि ग्रीन कलर का जो चिन्ह बना होता है पन्नियों में या रेड कलर का चिन्ह बना होता है, उसको भी आप थोड़ा सा जान लेना होगा। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो देखते हैं भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सुकुमार सेन। ठीक दोस्तों, भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर डी रसगुल्लो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट को। ठीक है, अगर बात करें चुनाव आयुक्त का उल्लेख जो है किसमें है, तो इसका जो उल्लेख आपका है भाग 15 में है। ठीक है, अगर बात करें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जो है इस समय वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों आप लोग को जो है भारत के प्रथम के बारे में थोड़ा सा जान लेना होगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग को वीडियो चाहिए इस टॉपिक क्या भारत के प्रथम पुरुष या भारत के प्रथम महिला के ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग वीडियो में कम से कम बहुत ही कमेंट कीजिए। आप लोग को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे। भारत के प्रथम पुरुष हो गए या भारत के प्रथम महिला हो गए। साथियों आपको बता देते हैं, आप लोग को जो भी टॉपिक कमजोर है, अगर आप लोग को नहीं आता है, आप लोग उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग हमसे कमेंट करिए। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए, आप लोग हमसे साझा करिए। ठीक है, आप लोग को जो भी दिक्कत आ रही होगी आप लोग को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो हमें वर्दी हर हाल में लेके रहना है। ठीक साथियों, इस बार की जो आपकी वैकेंसी है बहुत ही है, लगभग 10,000 के आसपास है। कंपटीशन भी थोड़ा साथियों बहुत ही कम है। आपको जो सिलेक्शन होने वाला है, आपको इस बार जो है इनकम टैक्स के अंदर आपको जो है सिलेक्शन मतलब होगा। ठीक, उनके यहाँ जो है कार्य करने के लिए मौका आपको इसमें मिलेगा इस वैकेंसी के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए फिर अगला है
कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ठीक है, क्या? कार्बोनिक अम्ल। लेमन यानी नींबू, इमली, टमाटर, सोडा वाटर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब कार्बोनिक अम्ल है, सोडा वाटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सोडा वाटर इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आज देखते हैं इसमें भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, तो देखिए इस तरह अगर हम बात करें नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें जो है आपका सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। अगर दोस्तों इस तरह बात करें इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में जो आपका है टारटरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर की बात करें, इसमें जो आपका है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये जो कुछ जो आपको है महत्वपूर्ण अम्ल जो है पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो है पढ़ लेना होगा, आपसे पूछ सकता है और बहुत है, तो आप लोग उनको थोड़ा सा एक बार पेपर से पहले रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? एक बार, दो बार, तीन बार या एक बार भी नहीं? इसका सही जवाब दोस्तों वो एक बार जो है इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। इसका जो लोकसभा कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन एक बार जो है इसको 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। ठीक है, वो कुछ हो गया था इसलिए उसको 6 वर्ष करना पड़ गया था। साथ में देखते हैं इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए अगर बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मौलांकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा गठन जो है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत में है या अनुच्छेद 81 में है इसका गठन। लोकसभा को जो है लोक परिसदन या निम्न सदन भी कहते हैं लोकसभा को। ठीक है दोस्तों, और बात करें कि लोकसभा में सबसे अधिक जो सीटें हैं वो किस राज्य में है, तो यूपी में जो है सबसे अधिक सीटें हैं लोकसभा की, वो भी 80 सीटें। ठीक है, इतनी जो है किसी भी स्टेट में नहीं, इतनी यूपी में है। और साथियों आप लोग को पता ही होगा अभी आज से लगभग 1 से 2 महीने यानी जून में, ठीक है, जून में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ है। ये जो चुनाव हुआ था आपका 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। और दोस्तों आप लोगों को इसके 18वीं लोकसभा के चुनाव के बारे में जानना है तो आपको बता दें मोदी जी जो है, ठीक है, मोदी जी जो है आपके तिवारा यानी इनका 3.0 जो है कार्यकाल शुरू हो गया है। ठीक है, जो है भारत के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बने हैं। और दोस्तों आप लोग को इनके मंत्रियों वगैरह के बारे में जानना है तो आप लोग को एक बार वीडियो को नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग जाना यूट्यूब पर सर्च कर लेना हमारा चैनल का नाम कुशवाहा एजुकेशन सेंटर। उस पर आप लोग वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो आप लोग जो है मोदी कैबिनेट मंत्री 3.0 के नाम से लिंक मिल जाएगी। हमने उसमें जो है सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लस बिग पिक्चर के साथ समझाया हुआ है आप लोगों को। आप लोग को जो देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है गोल्डन शार्क किसका प्रसिद्ध नाम है? ठीक है, गोल्डन शार्क जूदन गोस्वामी, माइकल वेवन, हिमा दास या माइकल फेल्प्स? तो ऑप्शन नंबर डी जो है माइकल फेल्प्स इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, माइकल फेल्प्स। फिर क्या, आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, ठीक है, कह रहा है WPI का पूरा नाम क्या है? होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंफॉर्मेशन वर्ल्ड प्रोडक्ट इंडेक्स या आपका ऑप्शन नंबर 4 है होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो आप देखिए जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 ही होगा। WPI का जो पूर्ण नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए फिर अगला प्रश्न आपका है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, बख्तियार खान, तात्या टोपे, नाना साहिब? तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 5 जो है कुंवर सिंह ने जो है इसका किया था। साथियों आप लोग को 1857 की क्रांति के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको जो वीडियो हमने पहले से बनाई उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, प्यारे रसगुल्लों समझ में आ गया। तो फिर देखिए अगला प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से
किस देवता को समर्पित है? भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम। तो जो एलिफेंटा की गुफा है ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा भगवान शिव। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? ठीक है, ब्राह्मी लिपि को समझा था। तो इसका सही जवाब देखिए जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने जो इसको पहली बार समझा था ब्राह्मी लिपि को। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को। फिर आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, प्यारे रसगुल्लों। तो देखते हैं हम आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न ये है आपका, क्या कराई देखते हैं। प्रश्न अगला है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के या की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे या बनी थी? ठीक है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, वो पुरुष भी हो सकती है वो महिला भी, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी। तो देखिए सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, गुलजारी लाल नंदा जो है ये आपके बने हुए थे प्रधानमंत्री। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। फिर अगर बात करें हम जाकिर हुसैन के बारे में, तो ये दोस्तों आपके जो है भारत के तृतीय राष्ट्रपति हैं और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी के बारे में, तो ये आपका जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आपको बताना है मोरारजी देसाई के बारे में ये क्या थे। ठीक है, तो फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का हम साथियों सेकेंड लास्ट प्रश्न। तो देखिए अगला लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताने में जो कौन सा कथन सही है, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए साथियों, आपका जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये कथन आपका सत्य है, नहीं सब जो क्या आपके असत्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों हमने मोढेरा उत्सव, ठीक है, मोढेरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो इसके सही उत्तर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए गुजरात जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथ में देखते हैं इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आपका है पतंग उत्सव गुजरात, माधवपुर मेला भी जो है गुजरात से संबंधित है, कृष्ण प्लस रुक्मणी मतलब मिलन से संबंधित है। ठीक है, खेल उत्सव श्यामलाजी उत्सव। दोस्तों ये जो गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण लोग वो मेला उत्सव है, आप लोग इनको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जो इससे अधिक गुजरात के मेला या उत्सव आपसे नहीं पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग को जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छी है, वीडियो को आप लोग लाइक करें। नहीं आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग जो बाद वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दें। और हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का भी टारगेट इस बार जो जिक्र 25 में 25 सही करने का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस लिस्ट जो है पूरा फॉलो करना होगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? क्या पूछ रहा है? प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, जनरल मानिक शाह, एयर मार्शल एस मुखर्जी, जनरल एम राजेंद्र सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनरल करियप्पा जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। साथियों आइए देखते हैं इसमें कभी हम एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, अगर बात करें जनरल मानिक शाह के बारे में, ये जो है आपके प्रथम फील्ड मार्शल थे। ठीक है, कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल। अगर इस तरह बात करें एयर मार्शल एस मुखर्जी के बारे में, ये जो आपके भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष थे। ठीक है, वायु सेना अध्यक्ष थे, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर मार्शल एस मुखर्जी। और इस तरह बात करें जनरल एम राजेंद्र सिंह के बारे में, ये जो आपके है प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ठीक है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल एम राजेंद्र सिंह जो हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अब ये प्रश्न को भी पूछ सकता है। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला।
तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न है लावड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, या लावड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। उसका क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ सकता है, पूछ सकता है लावड़ी नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से हुआ है। तो आप क्वेश्चन किसी पर पूछेगा, आप लोग को मेन फोकस कहाँ करना है, लावड़ी पे। ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए, महाराष्ट्र विल बी राइट आंसर। ठीक है, जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है या नृत्य है। फिर देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो फैक्ट है आपसे पूछेगा कोली, टिंडी, तमाशा, लैजिम। दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र के हैं। तो आप लोग जितने भी लोक नृत्य हैं, जितने इस स्टेज में आपको आएंगे, आप लोग को जो है जरूर लिख लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो हमें छान छान के प्रश्न ढूंढ रहे हैं, जो क्या हस्ती जो है बार बार पूछता है। कम से कम आपको जो है ये महाराष्ट्र का 5 से 6 बार जो है CMTS में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए हम जो है महाराष्ट्र राज्य को चुना है। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, और देखते हैं फिर हम अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न है अंडा उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है। इसका अंडा उत्पादन, रजत क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति या बादामी क्रांति। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, रजत क्रांति। ठीक है, अंडा उत्पादन संबंध आपका है रजत क्रांति से हो जाएगा। दोस्तों आप लोग क्या क्रांति के बारे में जानकर रखना होगा। देखिए हमने कुछ क्रांति इसमें लिखी हुई है इनके उत्पादन से। ठीक है, अगर बात करें पीली क्रांति के बारे में, तो जो आपका है तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। बादामी क्रांति जो आपसे एक बार पूछा हुआ था MTS में, SSC के एग्जाम में। ठीक है, आप लोग को जो क्रांति के बारे में भी जानकर रखना होगा। ठीक है, फिर ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है। 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1956 से 1961 या 1958 से 1963। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 1951 से 1956 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। दोस्तों आप लोग को बता दें, अभी तक आप लोग इसका आप लोग को PDF चाहिएगा। ठीक है, आप लोग इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर जो इसका PDF अभी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोगों ने इस क्लास को एक बार शेयर नहीं किया तो आप लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें। ठीक है, ये सीरीज है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो एग्जाम के लिए अब समय बचा है वो लगभग 35 दिन बचा हुआ है। ठीक है, आपको जो 30 सितंबर से एग्जाम होना है। और कमेंट्स करें कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, आप लोग के मन में जो भी डाउट्स हैं या जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं आप लोग उसको जरूर कमेंट करें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों इसमें इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इसके फैक्ट के बारे में तो कह रहे हैं पहली पंचवर्षीय योजना जो है हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। बात कर रहा है इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। ठीक है, कह रहे हैं इस योजना में जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई। पूछ सकता है कि किस योजना में जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, कौन सी योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना। या पूछ सकता है कि इसका कार्यकाल कितना था योजना में, तो 1951 से 1956 जो है सही जवाब हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछेगा यही, बस थोड़ा सा आप लोग को घुमाएगा और आप लोग कहेंगे जी अब तो हमें पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए फिर अगला प्रश्न है निम्न में से किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, दयाराम साहनी जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाए, इन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। फिर दोस्तों देखते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए RD बनर्जी, ठीक है, RD बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की। फिर है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। दोस्तों इस समय जो पाकिस्तान के कुछ करंट अफेयर्स ट्रेंडिंग में है, तो आप लोग बताते हैं पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आपको लोग पता होगा भाला फेंक में ए नसीम यानी मतलब नसीम है, उन्होंने क्या जो है भाला फेंक ओलंपिक में लगभग 97 की 92 समथिंग जो है फेंका हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसने क्या है इंडिया के नीरज चोपड़ा को हराकर ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान की तरफ से। और एक आपके 7वें ताइक्वांडो में जो है आमिर खान ने पदक जीता है या मेडल को जीता हुआ है। ठीक है, पूछ सकता है कि पाकिस्तान के किस ने जो है
ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है, तो ए नसीम, या इसका कुछ पूरा नाम आप लोग देख लीजिए क्या है। ठीक साथियों, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका ये है, कह रहे हैं बोरो जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है, बोरो जनजाति का निवास स्थान है साइबेरिया, मलेशिया, अरब, ब्राजील। साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ब्राजील। आपको बता दें साइबेरिया दोस्तों जो है CMTS ने इसको 3 बार पूछा हुआ, समझिए कि साइबेरिया कितना ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब बताते हैं इसका भी एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं साइबेरिया किसका है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर अरब की बात करें, इसकी जो जनजाति है बद्दू हो जाएगी। मलेशिया की जो जनजाति है सेमांग हो जाएगी। साइबेरिया देखिए है यूकाधीर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में अपने। ठीक है, क्योंकि आपको साइबेरिया है बहुत बार पूछा जाता है। और देखिए जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं न्यूजीलैंड गए हैं, इसके आप पूछ सकता है माओरी। ठीक है, इसकी जनजाति है न्यूजीलैंड की, माओरी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, और देखते हैं हम दोस्तों अगला प्रश्न, और उसको देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए अगला प्रश्न है यूरोप के बारूद का पीपा। ठीक है, यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? बाल्कन, और देखिए क्या है वियना, एवरडीन, स्कॉटलैंड। तो देखते हैं दोस्तों इसका जो सही जवाब क्या है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए आपका है बाल्कन। ठीक है, बाल्कन को जो है यूरोप के बारूद का पीपा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं इसमें भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट। दोस्तों आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट हम लिख रखे हैं इसलिए क्योंकि जो आपको अगर लिख के बताएंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। आप लोग इसको जो PDF वो भी प्रोवाइड कर देंगे तो इसके लिए ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। फिर अगर वियना की बात करें दोस्तों, इस जो है स्मारकों की नगरी कहते हैं। वियना को जो है स्मारकों की नगरी कहा जाता है। एवरडीन की बात करें इसको जो है ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। स्कॉटलैंड की बात करें इसको जो आपका लैंड ऑफ केक्स कहते हैं। स्कॉटलैंड को जो है लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है, केक। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है समझ में सभी प्रश्न आ रहे हैं। फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, और देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 7.28%, 21.8%, 11.25%, डी आपका है 17.72%। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 17.72% जो है सही जवाब हो जाएगा। साथियों में देखते हैं इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट, आपको 2 ऐसे फैक्ट बताएंगे इसमें आप लोगों को शायद को सुनना भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बात करें अगर कि विश्व में सबसे पहली जनगणना कब हुई है और कहाँ हुई है, तो विश्व में सबसे पहली जनगणना जो है 1749 में हुई है। कहाँ हुई है? तो स्वीडन में हुई है। और बात करें कि विश्व में सबसे पहले 10 वर्षीय जनगणना किसने कराई है, तो क्या आपकी अमेरिका ने कराई, यानी USA ने कराई है। और बात करें जनगणना की शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत दोस्तों जो है 1872 में हुई है भारत में। ठीक है, और बात करें अगर कि 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत जो है 1881 में हुई है 10 की जनगणना की शुरुआत। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा, और आपके लिए ये जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपसे विश्व के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक साथियों, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न ये है, करें कुचिपुड़ी नृत्य निम्न में से किस राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आधी कच्ची पूड़ी मत खाओ, यानी आंध्र प्रदेश जो है कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, आधी कच्ची पूड़ी मत खाओ। फिर देखते हैं इसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आइए देखते हैं कुचिपुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कलाकार को। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी, वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी, शोभा नायडू कुचिपुड़ी। सही जो है दोस्तों कुचिपुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं। आपको इनमें से जो है एक जरूर पूछ सकता है, आपको इसके अलावा जो है कुचिपुड़ी से नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि इतने ही है तो आपको अलग से बना देगा, वो नृत्य नहीं बनाएगा ना। सोचिए पहले आप लोग, जब इतने हाई हैं तो आपको अलग से बना के दे नहीं देगा। अगर आंध्र प्रदेश की बात आएगी
तो आप लोग बात समझ लीजिए, आप लोग इसको वहाँ पे लिख लीजिए, आप लोग लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आइए बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं उसके भी एक्स्ट्रा फैक्ट को। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका है, कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसमें का जो सही जवाब है, देखते हैं कि सही जवाब क्या है। तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आर्टिकल 275 या अनुच्छेद 275 जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या नहीं है, ठीक है, तो आप इसको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अनुच्छेद के बारे में आप लोग को पढ़ के जाना है, क्योंकि अनुच्छेद से आपका जो एक से या दो प्रश्न जो है जरूर पूछता है, कारण कि दो कभी कभी एक तो लगभग रहता ही है, ठीक है। फिर है तो अगला प्रश्न है, रूडोल्फ झील किस देश में स्थित है। क्या रूडोल्फ झील किस देश में स्थित है। रूस, कनाडा, अमेरिका, केन्या। इसका देखिए सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, केन्या राज्य में जो है रूडोल्फ झील स्थित है। फिर साथ में देखते हैं इसमें भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए अगर बात करें रूस में कौन सी झील है, तो रूस में जो है बैकाल झील है। कनाडा की कौन सी झील का नाम है, तो ग्रेट स्लेव, ये ग्रेट स्लेव जो कनाडा की झील है। अगर इस तरह बात करें अमेरिकी झील कौन सी है, तो मिशिगन जो है अमेरिका की झील हो जाएगी, ठीक है। रूस की बैकाल, कनाडा की ग्रेट स्लेव, अमेरिका की मिशिगन। फिर ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हॉकी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें भी हॉकी के कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी को, ठीक है। देखिए हॉकी से संबंधित अन्य ट्रॉफियाँ, बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी आपका जो है हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी और आपका एक होता है नेहरू कप, ठीक है। आपका जो होता है नेहरू कप, अगर आपको नेहरू ट्रॉफी देगा तो वो जो आपका हो जाएगा हॉकी से। अगर आपको नेहरू कप दे दिए तो ये आपका जो हो जाएगा बास्केट, ठीक है, बास्केट होगा, बास्केटबॉल से, ठीक है, इससे हो जाएगा बास्केटबॉल से हो जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं और इसमें आगे, तो देखिए ये हो गया आपका नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी, ये सभी जो है क्या है इसी से ही है। हो गया आगा खान कप, बेंटन कप या सिंधिया ट्रॉफी, ये सभी जो दोस्तों आप क्या है हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां या कप हैं। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किस राजा के बीच लड़ा गया था। आइए देखते हैं और किस राजा के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए ऑप्शन में दिया राजा मान सिंह, पृथ्वीराज चौहान, जय सिंह या महाराणा प्रताप। इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है लड़ा गया था। आइए देखते हैं इसमें का एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक दोस्तों। देखिए अगर बात करें कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये जो आपका है 1191 में हुआ था। अगर बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ है, तो ये जो आपका 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की एक पुस्तक है, उसकी जो पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान की पुस्तक का क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका है, किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। तृतीय, द्वितीय, छठी, सातवीं। तो देखिए साथियों, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ए नंबर, तृतीय अनुसूची में जो है आपका शपथ का प्रावधान दिलाया गया है, ठीक है। शपथ जो देश किस अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं, तो आपको जो है थर्ड सूची के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा का भी हो जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धोवन सोडा का, वो आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए देखते हैं इसमें का हम महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O जो है इसका सूत्र हो जाएगा। अगर बात करें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र के बारे में, इसका सूत्र आपको जो होता है
NaOH होता है, इसको क्या NaOH को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह बात करें सोडियम क्लोराइड के बारे में, इसका सूत्र जो आपका होता है NaCl होता है, और NaCl को जो है साधारण नमक भी कहा जाता है। अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, इसको जो है NaHCO3 कहते हैं, इसको जो है खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, इसको आप लोग याद करने की एक ट्रिक है सोडियम बाइकार्बोनेट की। इसको खाने का सोडा आप लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग के घर में माता या पिता मतलब मम्मी घर जो है खाना नहीं बना, उसके लिए आप लोग क्या रखते हैं, बाई। ठीक है, आप लोग खाना बना किसको रखते हैं, बाई। तो यानी जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा वो क्या है, खाने का सोडा होगा। अगर माता मम्मी जो खाना नहीं बनाती हैं, वो नहीं है कुछ कारण से, तो क्या आप लोग रख लेंगे बाई खाना बनाने के लिए, तो वही बाई बनाएगी खाना, तो हो जाएगा क्या, खाने का सोडा। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो ट्रिक है कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। फिर देखिए साथियों, अगला प्रश्न है गुप्त वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने की थी। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, और आपका ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखिए किसने की थी, तो आपके ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर। ठीक, देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट आपका है कि अगर बात करें इसका वास्तविक संस्थापक कौन है या रियल फाउंडर कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। अगर बात करें गुप्त वंश की भाषा के बारे में, भाषा जो है संस्कृत हो जाएगी। अगर इसका बात करें राजकीय चिन्ह के बारे में, तो गरुड़ जो है इसका राजकीय चिन्ह हो जाएगा। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय आपका जो है बिहार में है। ठीक है, इसको बहुत साल पहले जो है जला उला कर राख कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इसको नालंदा विश्वविद्यालय को सुधार वगैरह करवा के फिर से इसको जो है बनवाया है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान के जाना होगा पेपर से पहले। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है माता बसंत के नाम से किसे जाना जाता है। लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, एनी बेसेंट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, एनी बेसेंट को जो है माता बसंत के नाम से जाना जाता है। हु इज नोन एज माता बसंत, तो कौन आपके, ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट विल बी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आपका है लता मंगेशकर की बात करें, इनको जो है स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू की बात करें, इनको जो है भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और मदर टेरेसा की बात करें, इनको जो आपका निर्मल हृदय के रूप में जाना जाता है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। आपका क्या, ईडन गार्डन क्रिकेट खेल मैदान। ठीक है, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कोलकाता या कलकत्ता। ठीक है, डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में क्या दिया, कोलकाता दिया कोलकाता हो जाएगा, और कलकत्ता को दिया कलकत्ता जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए देखते हैं इसमें का हम एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए अगर बात करें मुंबई के स्टेडियम के बारे में, तो वानखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई का हो जाएगा। चेन्नई के स्टेडियम की बात के बारे में, तो चिदम्बरम या चेपॉक स्टेडियम। लखनऊ की स्टेडियम की बात करें तो इकाना स्टेडियम। ठीक दोस्तों, इसका जब अब नया नाम हो गया, देखिए नया नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो हो गया है लखनऊ के स्टेडियम का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो सही प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों। फिर देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, ये कह रहे हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है। हैदराबाद तेलंगाना, नई दिल्ली दिल्ली, अहमदाबाद के गुजरात शहर में। फिर देखिए आपका एक और है, ये नागपुर के महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये हैदराबाद शहर में है, इसकी राज्य तेलंगाना है। ठीक है, नहीं जो आपका ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद तेलंगाना बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज बात करते हैं अगर इसमें हम फैक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए फैक्ट आपका है, करें नई दिल्ली या दिल्ली की बात करें। ठीक है, नई दिल्ली की आपकी राजधानी दिल्ली आपका एक शहर हो जाएगा, तो इसका जो आपका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका दिल्ली में हो जाएगा। अहमदाबाद में गुजरात की बात करें, अहमदाबाद की राजधानी आपकी गुजरात जो इसका शहर है, तो इसका जो यहाँ पास जो आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको जो अहमदाबाद के गुजरात में हो जाएगा। नागपुर के आपका एक शहर है, महाराष्ट्र जो है राज्य है, तो यहाँ पास जो आपका है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। दोस्तों जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था इसमें। फिर आगे देखते हैं क्या अगला प्रश्न।
तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट टीबी मैकाले। ठीक है, टीबी मैकाले जो इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यही जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए आपके लिए अगला प्रश्न आपका है, ये पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपाटना है। कोशिका का कचरा निपाटना है। आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा है। तो वो आपका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम इस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। 10, 5, 9, 7। सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 9। दोस्तों आज जो आपका यूपी पुलिस का पेपर हो रहा है, आप लोग उसको जो पेपर एनालिसिस करना है तो आप लोग क्या है, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास को भी देख सकते हैं। पेपर एनालिसिस जो सभी शिफ्टों का आप लोगों को यही पास कराया जाएगा सबसे पहले, सबसे तेज जवाब, सबसे बेहतरीन तरीके से। फिर है 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो है 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज देखते हैं आज का हम लास्ट प्रश्न। दोस्तों हमने उतने ही प्रश्न लिए हैं जितने का पेपर में आते हैं, आपको सभी प्रश्नों जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। तुम्हारे देखिए हमने कितने प्रश्न कराए आपको 25, और सभी कितना फैक्ट आपको बता रहे हैं लगभग 3। तो आपको क्या है 25 गुणे 4 करेंगे तो आपको दोस्तों हमने क्या इस वीडियो में जो है लगभग 100 प्रश्न जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। और दोस्तों हमारी ये सीरीज चलने वाली है, लगभग चलेगी 30 दिन। ठीक है, इसको 30 से अगर गुणा आप लोग 100 से कराते हैं तो कितना बन जाएगा 3 और 3 0, यानी दोस्तों आप लोग क्या अगर 3000 प्रश्नों को जो याद कर लेंगे तो उसे आप लोग क्यों नहीं लिख CMTS भाई। हमने 3000 प्रश्नों को जितने अच्छी तरीके से याद कर लिया, उसके बाद हमने क्या है प्रीवियस ईयर पेपर को भी पढ़ लेंगे कुछ, और उसके साथ जो आप क्या है पेपर एनालिसिस भी करेंगे, तो आपको दोस्तों जो है 100% जो है इस बार से CMTS का पेपर जो है निकल जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आप लोग काफ़ी जो महत्वपूर्ण है वीडियो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं की तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पहली बार है तो क्या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जो हमारी वीडियो है आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और एक बार आप लोग सभी को इस क्लास को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो आप लोग भी दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और कमेंट्स करें कि आप लोग को वीडियो जो है कैसी लगी है, और आप लोग के मन में जो भी डाउट्स है, आप लोग जो भी टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं उसको आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कंप्लीट जो है करवा दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।